नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस ब्राह्मणे, माय यूट्यूब चैनल एमएस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में हमें 7 भागों में बांटा था और उन्हीं 7 भाग में लास्ट भाग है हमारा आज का टॉपिक। अर्थात हमारे 7 पठार में हमने मध्य प्रदेश को विभाजित किया था। क्रमशः आपको बताया था मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार व लास्ट है बघेलखंड का पठार। तो आज हम स्टार्ट करने हैं दोस्तों कौन सा पठार? बघेलखंड, या उसी को कहते हैं पूर्वी पठार। समझ में आ गया आपको? आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को भी बहुत बेहतर तरीके से समझें, ठीक है। और लास्ट है हमारे मध्य प्रदेश का टॉपिक, यानी अर्थात जो पठार है उस पठार में लास्ट पठार कौन सा है? बघेलखंड, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड या पूर्वी पठार है, ठीक है। तो चले हम जाते हैं बघेलखंड के क्षेत्र में कि उस क्षेत्र में हमने विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये मैप बना है और इसी मैप में हम 7 पठारों का जिक्र किया है। 7 पठार को व्यवस्थित रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये बात करेंगे, ये जो पार्ट है ये मालवा का पार्ट मैंने शो किया है, क्लियर है। उसी प्रकार यह जो पार्ट है वो नर्मदा सोन घाटी का पार्ट है और ये लास्ट दक्षिण में है, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, और ये जो उत्तरी क्षेत्र में है ये मध्य भारत का पठार है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये कौन सा है? जो रेड कलर से मैंने शो किया है यह बुंदेलखंड, और ये जो ग्रीन कलर का है ये है रीवा पन्ना का पठार। और आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार अर्थात बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये जो कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बहुत ही बेसिक और सबसे लास्ट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा पठार है, ठीक है। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन है आपके सामने, बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बघेलखंड के जो मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखे इसको कवर करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से हम इस फैक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बघेलखंड पठार का निर्माण, ठीक है, यानी बघेलखंड का निर्माण कैसा हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति। तो चलिए देखते हैं बघेलखंड पठार का निर्माण, ठीक है। बघेलखंड पठार का निर्माण, तो चलिए बघेलखंड पठार का निर्माण देख लीजिए कि निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण गोंडवाना सेल, याद रखिएगा, गोंडवाना सेल व बेसाल्ट सेल की चट्टानों से हुआ है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि बघेलखंड का निर्माण गोंडवाना लैंड व बेसाल्ट सेल की चट्टानों से निर्मित है। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए पूरे फैक्ट मैंने बताया आपको, गोंडवाना सेल, ठीक है, और बेसाल्ट सेल, बेसाल्ट सेल की चट्टानों से निर्मित कौन सा पठार है? बघेलखंड अर्थात पूर्वी पठार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति, ठीक है। स्थिति इवेंट देखते हैं या कह सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब याद रखिएगा ओनली मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में स्थित है बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर है, मैपिंग में आपको स्पष्ट यहाँ पे शो किया है बघेलखंड। ये कौन सा है? बघेलखंड। तो आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है बघेलखंड अर्थात पूर्वी पठार, ठीक है। ये हुई मध्य प्रदेश में स्थिति बघेलखंड की, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इन पठारों व हमारे पड़ोसी 5 राज्य के क्षेत्र की बात कर ले कि इन क्षेत्रों की कौन से क्षेत्र में स्थित है बघेलखंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं बताया कि यहाँ से देखिए
ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये कौन सा राज्य है, तो ये है छत्तीसगढ़, अर्थात मध्य प्रदेश का पूर्वी पड़ोसी राज्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला पार्ट, और ये कौन सा है, यूपी, कौन सा है, यूपी, याद रखिएगा। अब यूपी है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश देखिए मध्य प्रदेश का उत्तरी पड़ोसी राज्य। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला पार्ट, ये कौन सा हुआ है, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम पड़ोसी राज्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है किसका है, गुजरात का है, किसका है, गुजरात का है, कह सकते हैं। तो ये जो गुजरात है ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी पड़ोसी राज्य, और ये रहा M8 अर्थात महाराष्ट्र, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पड़ोसी राज्य है। तो अब ये कह सकते हैं कि बघेलखंड पठार की अगर स्थिति पूरी देखें तो छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा पठार है, बघेलखंड, ठीक है। उसी प्रकार हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में उसके बाद नेक्स्ट देखिए राजस्थान, राजस्थान की बात करेंगे तो एक एरिया कौन सा हो गया, आपको लोकेशन आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप यूं, ठीक है, ये कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र, और ये पश्चिमी, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब ये देखिए कि राजस्थान की बात करेंगे तो ये एरिया कौन सा हुआ, ये दक्षिण पूरब हुआ, तो दक्षिण पूरब में स्थित है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये कौन सा एरिया हुआ उत्तर प्रदेश के, ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में हुआ, ये हुआ महाराष्ट्र यानी उत्तर पूरब में, ये एरिया कौन सा, उत्तर पूरब एरिया, क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार व रीवा पन्ना का पठार, तीन पठार याद रखिएगा, ठीक है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण पूरब में स्थित है, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने तीन पठार एक साथ लिया है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार के दक्षिण पूरब में स्थित है बघेलखंड का पठार, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये है मालवा, ये है नर्मदा सोन घाटी, क्लियर है, मालवा नर्मदा सोन घाटी व ये है सतपुड़ा। लेकिन हमें ये देखना है कि मालवा और नर्मदा सोन घाटी पठार के कौन से क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है, अर्थात गुजरात, मालवा, नर्मदा सोन घाटी पठार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है बघेलखंड का पठार अर्थात पूर्वी पठार, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया। और लास्ट है हमारा सतपुड़ा, कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी के कौन से क्षेत्र में स्थित है, बघेलखंड, ठीक है, तो ये भी देखिए आप कि सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी है इसके उत्तर पूरब में स्थित है, क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है दोस्तों, आपको बहुत बेसिक तरीके से स्थिति यानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, औसत ऊंचाई, कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है, एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट देखते हैं, तो इसकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई, तो वो है 300 से 450 मीटर है, कितनी है, 300 से 450 मीटर है, मीटर ऊंचाई है, ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 450 मीटर औसत ऊंचाई है, याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को आप बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे अक्षांश व देशांतरी विस्तार, कितना है बघेलखंड पठार का अक्षांश और देशांश, जैसे कि हमने हर पठारों का जिक्र किया, अक्षांश, देशांतरी विस्तार, ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे अक्षांश देशांतर में पहला देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, बघेलखंड पठार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ओनली लेटीट्यूड, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे अंतिम है, लास्ट एंडिंग कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से हमारे बघेलखंड का पठार अक्षांश विस्तार कितना स्टार्ट होता है, कहाँ से, तो याद रखिएगा 23 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कौन सा एरिया है, उत्तर में, नॉर्थ में है, क्योंकि ये नॉर्थ है, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 23 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से यहाँ तक लास्ट देखिए से 24 डिग्री 35 मिनट
उत्तरी अक्षांश तक। ये क्या है? बघेलखंड पठार का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, कितना है? 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? बघेलखंड पठार का अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं देशांतरी विस्तार कि बघेलखंड पठार का देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं देशांतरी विस्तार। तो यहाँ पे देखिए, ये हुआ लास्ट और ये इधर लास्ट। आपको ये पता है मध्य प्रदेश का लास्ट सिंगरौली जिला, और उसी सिंगरौली जिला का लास्ट जो डिग्री हमें कितनी मिलते हैं यहाँ पे लास्ट पता है आप लोगों को? मिनट इतनी है। तो ये बघेलखंड पठार की भी इतनी होनी चाहिए लास्ट एंडिंग में, समझ में आ गया। लेकिन हमें इधर का ज्ञात होना चाहिए। क्लियर है? तो देखते हैं कि यहाँ पे कितनी है, और ये तो आपको क्लियर है और ये पता भी है। ठीक है, लेकिन ये पता हो जाना चाहिए कि बघेलखंड के कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं देशांतरी विस्तार। तो याद रखिएगा यहाँ से 80 डिग्री 5 मिनट 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। एरिया कौन सा होगा? पूर्वी एरिया में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्लियर है? तो याद रखना है 80 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक बघेलखंड का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार ये है, देशांतरी ये हो। तो टोटल कुल मिलाकर कहा जाए कि हमारे बघेलखंड पठार का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री कितनी है आपको बताया? 23 डिग्री 4। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 डिग्री 4 से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांतर। और देशांतर की बात करें तो 80 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट्स पूर्वी देशांतर तक ये भी कंप्लीट हुए। ठीक है, नेक्स्ट जिले। ठीक है, जिले पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल कितना है और कितने परसेंट में है। जैसे हमने हर पठारों की बात करी है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो है देख लीजिए 21,755 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 21,755 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अर्थात अगर परसेंटली में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है इसके परसेंट है 7, ओनली 7। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट, सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक। इसका जो क्षेत्रफल है वो 21,577 है। ठीक है, 21,577 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर परसेंट देखेंगे तो मात्र 7% है। कितने हैं? ओनली 7% है। ठीक है, सबसे छोटा है। जैसे कि मालवा बड़ा है 28% है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा है 26% है, सतपुड़ा 11% है। ठीक है, मध्य भारत पठार का 10.68% है, रीवा पन्ना का पठार 10.37% है, बुंदेलखंड का पठार 7.7 है और बघेलखंड ओनली 7 है। तो ये छोटा हुआ। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जिले कि इस पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस प्लांटिक में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? सिंगरौली। पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जिला कौन सा है? सीधी से अलग हुआ था सिंगरौली, बताया था आप लोगों को, ये याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए ये सीधी है, सॉरी ये सिंगरौली है और ये सीधी है। और यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये कौन सा है? शहडोल। कौन सा है? यहाँ पे शहडोल है। ठीक है, ये शहडोल है, याद रखिएगा। इसके बाद इधर आओगे तो उमरिया मिलेगा, उमरिया। और ये कटनी आता है, कुछ पार्ट, आधा पार्ट आ जाता है कटनी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए डिंडोरी का पार्ट आता है और मंडला का आधा पार्ट आ जाता है। ठीक है, डिंडोरी और मंडला। और इधर देखो ये रहा अनूपपुर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एक आकर्षित पर्यटन है, अमरकंटक बोलते हैं। ठीक है, तो वो आगे पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिए, इतने जिले याद रखिए। मैंने बताया आपको सिंगरौली, सीधी, शहडोल, ठीक है, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर। ठीक है, तो ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जिले से। नेक्स्ट है जलवायु, कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, तो देखिए
बघेलखंड के पठार में जलवायु की बात करेंगे तो आपको पता है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसे है, मानसूनी जलवायु, ठीक है। लेकिन हम एरिया में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे यहाँ की जो जलवायु है वो है महासागरीय जलवायु। कैसी है? महासागरीय जलवायु। क्लियर है? जैसे कि हमने इधर भी बात की उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन सी जलवायु है? महासागरीय जलवायु है। याद रखिएगा कि बघेलखंड पठार में कौन कौन से प्रकार की जलवायु है? महासागरीय जलवायु है, ठीक है। कौन सी है? महासागरीय, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा, कि यहाँ पर कितनी सेमी वर्षा होती है, ठीक है। अगर रेन की बात करेंगे तो कितनी सेमी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्षा यहाँ पे 125 से 150 सेमी, ठीक है। 125 से 150 सेमी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वो सतपुड़ा में होती है, ठीक है। करीबन आपको 200 तक बताया है, ठीक है। और न्यूनतम की बात करेंगे तो कहाँ पे होते हैं? अपने अपने मध्य भारत पठार में, और वहाँ भी जिला है कौन सा है? भिंड है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बघेलखंड का नेक्स्ट टॉपिक है मौसम। यहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। यानी ग्रीष्मकालीन में किस तरीके का मौसम होता है, ठंड का यानी शीतकालीन में कैसा रहता है, ठीक है। यानी गर्मी कैसी होती है और ठंड कैसी है, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बघेलखंड पठार में मौसम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मौसम की बात करेंगे तो गर्मी में अधिक गर्मी होती है, गर्मी में अधिक गर्मी होती है, और ठंड में सामान्य ठंड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में सामान्य ठंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान कितना है, ठीक है। गर्मी में अधिक गर्मी होती है तो टेम्परेचर की बात, अधिकतम औसतम टेम्परेचर देखा जाए, ठीक है, तो कितना है? तो देखिए कि बघेलखंड पठार में जो तापमान है वो कितना है, ठीक है। अधिकतम की बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 से 42 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान होता है। याद रखिएगा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस क्या है? तापमान है। अब न्यूनतम की बात करेंगे, ठंड के समय में यहाँ पर कितनी डिग्री टेम्परेचर होती है? तो 10 से 12.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान न्यूनतम होता है बघेलखंड में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि मैंने बताया आप लोगों को कि टेम्परेचर हमारे पूर्वी पठार में अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम 10 से 12.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा अधिकतम मिट्टी यहाँ पे या सर्वाधिक क्षेत्र में मिट्टी लाल मिलेगी आपको, ठीक है, लाल पीली बोलते हैं हम। तो ये याद रखिएगा कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मिट्टी है काली मिट्टी भी पाई जाती है और दोमट मिट्टी है, ठीक है, ये भी आप याद रखें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? लाल पीली मिट्टी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? और दूसरी काली बताइए और दोमट मिट्टी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कृषि। यहाँ पे कृषि कैसे की जाती है और फसल कौन कौन से उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो देखिए कृषि व्यवसायिक कृषि होती है, खाद्यान्न होती है, ठीक है, और व्यापारिक भी होती है। तो देखिए व्यावसायिक बात करेंगे और खाद्यान्न की बात करेंगे, ठीक है, यानी व्यवसायिक, खाद्यान्न और व्यापारिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फसल इंपॉर्टेंट जो है मुख्य रूप से, ठीक है, खाद्यान्न में लेंगे तो यहाँ पे अधिकतम सर्वाधिक कौन सी फसल उत्पाद होती है? तो चावल। कौन सी? चावल, याद रखिएगा। क्लियर है? इस क्षेत्र में चावल ज्यादा उत्पाद होती हैं, ये भी याद रखें। इसके बाद गेहूं हुआ, ठीक है, ठीक है, गेहूं हुआ और मोटे अनाज जैसे कि मक्का हुआ, ज्वार हुई, ठीक है, और दलहन या तिलहन, ये याद रखिएगा। लेकिन मुख्य फसल क्या याद रखोगे? चावल। कभी मत भूलिएगा आप कि पूर्वी पठार में या बघेलखंड में कौन सी फसल उत्पाद होती है या मुख्य फसल कौन सी है? तो चावल, ठीक है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी, ठीक है, कभी मत भूलिएगा आप। चलिए नेक्स्ट है वनस्पति। यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, ठीक है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, अर्थात कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? यानी ट्रॉपिकल, टेम्परेट,
पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, अर्थात कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे साल हुआ, ठीक है, सागौन हुआ, बांस हुआ, नीम हुआ, आम हुआ, जाम हुआ, बरगद हुआ, बरगद वड बोलते हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार पीपल हुआ, पीपल, ठीक है। याद रखिएगा ये जो वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, अपने पूर्वी पठार में, अर्थात बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नदियां, कि इस पठार में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नदियां। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे है अमरकंटक। अमरकंटक अर्थात कौन से जिले में, अनूपपुर में। अनूपपुर अमरकंटक पुष्पराजगढ़ तहसील है। वहाँ पे मुख्य रूप से 3 नदियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नदियाँ निकलती हैं। याद रखिएगा, क्रमशः है नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, ठीक है। 3 नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि पूर्वी पठार से निकलती है। कौन कौन सी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की, और पूरे भारत की 5वीं बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी है। कौन सी है, नर्मदा। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी है, नर्मदा सबसे बड़ी, और भारत की मैंने 5वीं नाम ली। अब 5वीं तो नाम ली, लेकिन इससे पहले 4 कौन कौन सी वो भी पता होना चाहिए। पहली कौन सी है, गंगा है, ठीक है। दूसरी गोदावरी है, तीसरी कृष्णा है, चौथे नंबर की यमुना नदी है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर पड़ते हैं आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है, और यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है, और अपनी नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो क्या पढ़ते हैं, 1312, अर्थात 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है, और मध्य प्रदेश में आप पढ़ते हैं 1077 किलोमीटर है, ठीक है। ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट में, यानी नदियाँ जो भी टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया आपको नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, ठीक है, इनके स्त्रोत जो हुआ कहाँ से हुआ, यानी उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक से हुआ। याद रखिएगा, बहुत बेसिक। इसके बाद देखिए, इसी अनूपपुर जिले से एक नदी निकलती, टोंस नदी। टोंस नदी आपको बताया था पिछले वीडियो में, अर्थात रीवापंडा पठार का जो हमने जिक्र किया था, उसमें बताया टोंस नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो वो यहीं से निकलती। क्लियर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुई नदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे खनिज। यहाँ पे खनिज कौन कौन से उत्पाद किए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कोयला, ठीक है। कोयला की बात करेंगे तो बता दो, कोयला उत्पाद होता है अपने शहडोल में होता है, ठीक है। शहडोल में सोहांगपुर करके नाम सुना होगा, सोहांगपुर, जो कि कोयला क्षेत्र बहुत ज़्यादा भंडारण है, ठीक है। क्लियर है। लेकिन आपको ये बता दूं, ठीक है, कि सिंगरौली जो बेडन है, ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं, वो बात अलग है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो याद रखना है आपको शहडोल, ठीक है। उसके बाद देखो सोना। सोना आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में सोना पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कम मात्रा में है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पूरे भारत में सोना कर्नाटक में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसी प्रकार हमारे पूरे वर्ल्ड में सोना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ, दक्षिण अफ्रीका देश में। दक्षिण अफ्रीका देश कौन से, जोहान्सबर्ग हुआ, किम्बरले हुआ, उस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सोना कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सोना सीधी में पाया जाता है, ठीक है, और कटनी में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कभी मत भूलिएगा इसे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बताया आपको कौन कौन, सोना कटनी सीधी, ठीक है, कोयला शहडोल में। अब आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट अनूपपुर में पाया जाता है। याद रखिएगा, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, अनूपपुर में, ठीक है। इससे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो बनाया जाता है, सभी जानते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियां हैं, तो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। तो चलिए, ये बात हुई हमारी। इसके बाद और देखते हैं कि और कौन कौन से खनिज हैं, ठीक है, तो उसकी भी बात कर ले। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी कटनी में, क्लियर, चीनी मिट्टी कटनी में। इमारती पत्थर, वो भी कटनी एरिया में और उमरिया में आता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस क्षेत्र में और कौन कौन से खनिज है, ठीक है, जैसे कि
लोहा हुआ, लोहा भी हमारे इस डिंडोरी एरिया में आता है, कुछ मात्रा में, अधिकतम नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र यानी बगलखंड के क्षेत्र के डिंडोरी में लोहा भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि इस क्षेत्र में आप सुना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है कोरंडम करके बोलते हैं हम, ठीक है, जो कि सीधी सिंगरौली में पाया था। ठीक है, आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीरे के बाद सबसे कठोर बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे खनिज। ठीक है, अब पढ़ते हैं उद्योग इंडस्ट्री कौन कौन सी है यहाँ पे, क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं कटनी में ACC, ठीक है, एसोसिएशन सीमेंट कंपनी, याद रखना है कहाँ पे है ये, तो याद रखना है कटनी में कहाँ है, कैमूर। ठीक है, कहाँ पे, कैमूर, कटनी के कैमूर में क्या है, ACC, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि ACC सीमेंट कंपनी बानमोर मुरैना में सबसे पहले बताया था 1922। ठीक है, और उसके बाद देखिए ACC सीमेंट यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी 1923 कहाँ पे स्थापना की गई थी, कटनी के कैमूर में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे देखिए ये जो अपना अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, अमरकंटक, याद रखना है। ठीक है, 290 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है ताप से। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, जो हम आगामी समय में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए विंध्य ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये एरिया देखिए याद रखना, विंध्य ताप विद्युत एरिया जो कि शहडोल एरिया में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेगावाट बिजली उत्पाद होता है, यानी 2260 मेगावाट बिजली उत्पाद होती है, याद रखिएगा। और इसका जो नींव रखी थी, ठीक है, तो यह कह सकते हैं इस जो ताप विद्युत जो बना है विंध्याचल, ठीक है, ये 1982 में हुआ था। ये इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री रहते हैं उनके समय काल की बात है। ठीक है, और इनका उद्घाटन की बात करेंगे कि ये चालू कब किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा जुलाई 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारे उद्योग की बात, क्लियर है। और बात करेंगे उद्योग के अमरकंटक की बात करेंगे कि अमरकंटक में बिजली घर और अमरकंटक में अमलाई सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि कहाँ पे है, अमरकंटक में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये क्या हुए हमारे उद्योग, क्या हुए, ये उद्योग हुए। अब बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पर्यटन। ठीक है, पर्यटन कि इस क्षेत्र में कौन कौन से पर्यटन हैं। पर्यटन की बात करेंगे, जैसे कि मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पे पर्यटन। सबसे पहले देखते हैं हम पर्यटन के बाद अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक पर्यटन स्थल देखा जाए जैसे कि नर्मदा नदी, सोन नदी हुआ, जौलिया नदी, उनके उद्गम जो स्थल है वो भी वहीं पे है। इसके बाद देखिए अमरकंटक जो कि बहुत ही आकर्षित पर्यटन है। ठीक है, अमरकंटक में जैसे कि नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात बना है। इसके बाद दुग्ध धारा जलप्रपात है जो कि बहुत ही आकर्षित पर्यटन है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है अनूपपुर जिले अमरकंटक का पुष्पराजगढ़ नर्मदा कुंड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि अमरकंटक में माई का बगीचा है। ठीक है, माई का बगीचा है, ये भी आप याद रखिएगा, क्लियर है। अमरकंटक में महादेव का मंदिर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महादेव का मंदिर है अमरकंटक में। ठीक है, इसके बाद देखिए अमरकंटक में देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। मैंने बताया आपको कि अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है, अमरकंटक में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी, 2008 में हुई थी। ठीक है, आप बेहतर तरीके से सुनो और बहुत अच्छे से पढ़िए और लिखते नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक आप पर्सनल नोट्स बनाइए ताकि आप उसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सके और पूरी चीज़ आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, एमपी के जितने भी पठार पढ़े हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप कभी भी इसे ना भूलें। ठीक है,
क्योंकि एक आप रूपरेखा तैयार करोगे एमपी का और उससे बहुत बेहतर तरीके से एक नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो ये अपने एक क्या है पर्सनल नोट्स बनेंगे, इससे आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और पूरी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ा हमने, वो किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम और इसे पर्यटन के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए पर्यटन की, यहाँ पे जो डिंडोरी है, डिंडोरी में एक राष्ट्रीय उद्यान है, फासिल बोलते हैं, जीवाश्म एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, करीबन 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मंडला है, ठीक है, मंडला, ठीक है, मंडला में एक दुर्ग बना है, एक किला है, ठीक है, जो कि राजा नरेश शाह ने बनवाया था, याद रखिएगा, मंडला में किला है, किसने बनवाया था, राजा नरेश शाह ने, राजा नरेश नरेंद्र शाह ने, राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था। और उसी किले के अंदर राजा, याद रखना, उसी किले के अंदर राजा राजेश्वरी की एक स्थापना की थी, राजा राजेश्वरी की एक स्थापना की थी। ये स्थापना किसने की थी, याद रखना है, निजाम शाह ने की थी। किसने की थी, निजाम शाह ने की थी, याद रखिएगा। आपको पता है मंडला का किला किसने बनवाया, नरेंद्र शाह ने बनवाया, ठीक है, किसने बनवाया है, नरेंद्र शाह ने बनवाया, ठीक है, नरेंद्र, ठीक है, कहाँ पे है ये, मंडला में, मंडला कहाँ है, इस क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए कब बनवाया, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। और इसी मंडला के किले के अंदर राजा राजेश्वरी की स्थापना की गई थी, की स्थापना, ये स्थापना किसने की थी, स्थापना, ठीक है, किसने की थी, ये निजाम शाह ने, निजाम शाह ने की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मंडला। हम जैसे कि दुर्ग पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा एमपी का, और इसे बहुत बेहतर तरीके से कवर करेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी तो हम फैक्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिंगरौली में देखिए, सिंगरौली में एक गुफा है, मारा की गुफा बोलते हैं, ठीक है। सिंगरौली में कौन सी गुफा है, मारा की गुफा है, और ये बौद्धकालीन समय काल के हैं, ठीक है, बौद्धकालीन समय काल, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि बौद्ध जो धर्म है और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, आप जानते हैं ये, तो उनके समय काल के हैं, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी सिद्धार्थ कहते थे, ठीक है, जो कि नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में जन्म हुआ था, ठीक है। तो वो उनके लास्ट यानी महापरिनिर्वाण कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी, ये कह सकते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो उसके मध्य का समय काल रहा है, उसी समय काल की कौन सी गुफा है, मारा की गुफा, बौद्धकालीन समय की गुफा है, मारा की गुफा कहाँ है, सिंगरौली में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखो सीधी में क्या इंपॉर्टेंट है, सीधी में याद रखिएगा, यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और इसी संजय राष्ट्रीय उद्यान को डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे जो सिंगरौली है, सिंगरौली में बेडन, ठीक है, बेडन ऊर्जा राजधानी के रूप में सिंगरौली को जानते हैं, ठीक है, ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जानते हैं, सिंगरौली को जानते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं, ठीक है। बेडन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेडन बोलते हैं हम, सिंगरौली के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे शहडोल है, और इसी शहडोल में एक बांध बना है सोन नदी पे, ठीक है, देवलोक नामक स्थान में एक बांध बना है सोन नदी पर। कौन सा बांध है, बाणसागर, कौन सा है, बाणसागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाणसागर, ठीक है, याद रखिएगा, ये हम नदियों में जिक्र करेंगे। तो कहाँ पे है, शहडोल में सोन नदी पर बाणसागर, ठीक है, देवलोक नामक स्थान में है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या यहाँ पे मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट है। उमरिया, ठीक है, उमरिया में एक दुर्ग है, क्लियर है, उमरिया में क्या है, उमरिया में एक दुर्ग है, ठीक है।
उमरिया में एक दुर्ग है, याद रखना। ये उमरिया में एक दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो याद रखना है उमरिया में जो दुर्ग है इसका निर्माण बघेल खंड के राजाओं ने, ठीक है, बघेल खंड के राजाओं। और यह मुख्य रूप से एक व्यक्ति का नाम, एक राजा का नाम इंपोर्टेंट आता है, जिसका नाम क्या है, व्याघ्रदेव, ठीक है। उमरिया में एक दुर्ग है, उस दुर्ग का निर्माण बघेलखंड के राजाओं ने करवाया था। और इंपॉर्टेंट देखा जाए किसी एक राजा का नाम तो व्याघ्रदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक। कहाँ है, उमरिया में है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट और बढ़ते हैं, इसे पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में, ठीक है, और क्या क्या चीज यहाँ पे पर्यटन के रूप में स्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उमरिया, ठीक है। उमरिया में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, कौन सा है, बांधवगढ़, ठीक है। या उमरिया में जो किला है उसे बांधवगढ़ का किला भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो उमरिया में जो बांधवगढ़ है याद रखना, और उसी बांधवगढ़ में सर्वाधिक सफेद शेर पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सफेद शेर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ लगाना है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सफेद शेरों की भूमि किसे कहते हैं, तो रीवा को कहते हैं। कभी मत कंफ्यूज होना, ठीक है, ये फैक्ट क्लियर करिएगा आप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहते हैं, लेकिन सफेद शेर सर्वाधिक कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। ये हमारे कुल मिलाकर बेसिक यानी मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र को हमने 7 भागों में बांटा था, उसे बहुत बेसिक तरीके से पूरे 7 पार्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसे कवर करिए, उसे देखिए, अच्छे से पढ़िए, इसके बाद इस वीडियो की ओर बढ़ना, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट ये बता दो आपको मैं, ठीक है, कि हमारे जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उस टाइम पे हम 7 भागों में बांट के पढ़ते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, अर्थात 2000 ईस्वी में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उससे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने पठार के रूप में डिवाइड था, तो ठीक है, याद रखना। तो 7 पठार तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन छत्तीसगढ़ भी उस टाइम पे शामिल था, यानी 2000 ईस्वी से पहले, अर्थात 1956 से 2000 ईस्वी के मध्य का जो समय काल है उसमें कितने पठार थे, तो याद रखना है 9 पठार थे। कितने, 9 पठार थे, क्लियर है, तो ये याद रखना। अब 7 कौन से वो तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बेसिक तरीके से बताया है। या सुन लीजिए आप कि 7 कौन से थे। ये मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है, नर्मदा सोन घाटी का पठार है, ठीक है, ये सतपुड़ा मेकलसणी का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना और बघेलखंड का पठार है, ठीक है, ये हमारे साथ है। लेकिन 2 कौन से हैं और, ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ में है आज वर्तमान में, और वो 2 कौन से हैं, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ है ये एरिया, और इसी छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है यहाँ पे एक पठार हुआ करता था, इस पठार का नाम है दंडकारण्य पठार। कौन सा है, दंडकारण्य पठार, ठीक है। और दंडकारण्य पठार आपको पता है जो कि नेक्स्ट जो राज्य है झारखंड तक फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 8वें नंबर का हो गया दंडकारण्य पठार। अब 9वें नंबर का कौन सा था, तो वो था महानदी का बेसिन पठार, महानदी का बेसिन पठार। जैसे नर्मदा सोन घाटी का ये बेसिन पठार है, उसी प्रकार के छत्तीसगढ़ में एक पठार हुआ करता था जब हमारे मध्य प्रदेश में ही एक पार्ट शामिल था, तो कौन सा था, महानदी का बेसिन। अब महानदी एक नदी है, एक रिवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ रायपुर एरिया से निकलती है, ठीक है। और वही नदी पर हमारे पूरे भारत का सबसे लंबा जो बांध बना है महानदी पे बना है, ठीक है। कहाँ बना है, उड़ीसा राज्य में बना है, याद रखना है, उड़ीसा राज्य में। कौन सा बांध बना है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, उसकी लंबाई जो मुख्य रूप से एक तो जवाहर मीनार है और एक गांधी मीनार, उसके मध्य की बात करेंगे तो 4801 मीटर लंबा है, मीटर है, ठीक है, लगभग किलोमीटर बोल सकते हैं, 5 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बात भी करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक या भौतिक स्वरूप हमें कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे वो मध्य प्रदेश के बहुत बेसिक तरीके से अब स्टार्ट होने वाले हैं,
प्रैक्टिकल और मैपिंग के द्वारा आपको पूरी चीज़ें कवर करवा दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे इन्हीं मध्य प्रदेश के, जैसे कि पर्वत हुए, नदियाँ हुई, ठीक है, बांध हुए, बांध परियोजना हुई, बहुउद्देशीय परियोजना हुई, जलप्रपात हुए, ठीक है, तो तापीय विद्युत जो भी है हम सब कवर करेंगे। क्लियर है? तो ये क्रम चलेगा, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो उसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पे आप बने रहिए। और साथ ही आपको ये बता दूं कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इससे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जैसे वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? और आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।